नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश अग्रवाल एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहला जो है हमारा आज है डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो कि कहती है कि इंडिया में रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, $83 बिलियन। ठीक है, 2020 में ये रेमिटेंसेस इंडिया को रिसीव हुए थे। आप जानते हैं 2020 में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, उसके बावजूद इंडिया का रेमिटेंसेस में कमी बहुत कम आई है। ठीक है, रेमिटेंसेस क्या होते हैं और इस रिपोर्ट में क्या है, डिटेल में जानेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक होगा, ये एक स्मॉल इंडियन इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन जो कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने एयर क्लीनर सिस्टम बनाया हुआ है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को रोकेगी। इसको भी हम डिटेल में फिर से देखेंगे। थर्ड हमारा है ओसीआई स्टन बाय होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। हम जानेंगे होम मिनिस्ट्री ने क्या नोटिफिकेशन निकाला और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को इससे क्या नुकसान या फायदा होने वाला। नेक्स्ट हमारा होगा SC/ST एक्ट के अंडर में टीवी एक्टर को बुक कर दिया गया है। ये SC/ST एक्ट है क्या और इन्हें क्यों बुक किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा होगा कि साथ साथ जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आप सभी को उसके बारे में पता होगा। अब इंडिया ने मन बना लिया है कि क्योंकि डोसेज का जो क्वांटिटी है काफ़ी कम हो रहा है, इसलिए हम जो फॉरेन मेडिसिन हैं या फॉरेन वैक्सीन हैं उसको भी इम्पोर्ट करेंगे। तो सबसे पहला डायरेक्शन है स्पुतनिक 5 को इम्पोर्ट करने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन एंड CPI। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगभग यूपीएससी में हमेशा हर साल पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट है स्वामी फंड। ठीक है, के बारे में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के एग्जाम तो अब पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा इनिशिएटिव आप जान लीजिए कि हमने 17 मार्च को इनिशिएटिव शुरू किया था। और इसमें जो एमिनेंट फैकल्टीज हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, वो सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको यहाँ पर टीच कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने का मन बनाया हुआ है। मे बी पोस्टपोन हो रहा है तो हम शायद और ज़्यादा भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, वो टाइम बताएगा। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम कंडक्ट करते हैं। इस लिहाज से एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। पहला पॉइंट हमारा या पहला हमारा जो स्लाइड है, इंडिया रिसीव $83 बिलियन इन रेमिटेंसेस 2020। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। दूसरा, ये रेमिटेंसेस होते क्या है। रेमिटेंसेस मतलब ये होता है कि जैसे हमारे भाई बंधु या फ्रेंड्स जो हैं, जो US चले गए या सऊदी अरेबिया चले गए और वो वहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हमको इंडिया में अपने रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे भेजने चाहिए। ठीक है, तो वो जो पैसे इंडिया में भेजते हैं उसको बोलते हैं हम रेमिटेंसेस। तो ये कितना है, $83 बिलियन। $83 बिलियन, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। मैं आपको बताऊँगा क्यों ज़्यादा अमाउंट है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 2020 का ये फिगर है। इसका मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के बावजूद वहाँ से रेमिटेंसेस का वैल्यू कम नहीं हुआ है। रेमिटेंसेस काफ़ी अच्छे खासे अभी बने हुए हैं। ठीक है? वर्ल्ड बैंक ने लेटेस्ट माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में इस रिपोर्ट को दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि किस में, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अब ये जो $83 बिलियन है, ये पिछले साल मतलब 2019 के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो जस्ट अ ड्रॉप ऑफ 0.2% है। तो थोड़ा ड्रॉप तो हुआ है, लेकिन इट इज जस्ट 0.2%। बजाय इसके कि उस समय पूरा ग्लोबल सिनेरियो में सारे कंट्रीज में लॉकडाउन चल रहा था। तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चाइना का देखते हैं। चाइना का हमेशा हमसे कंपैरिजन किया जाता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ चाइना। चाइना को $59.5 बिलियन रिसीव हुए 2020 में। ठीक है, तो हमसे काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23.5 बिलियन जो है चाइना को कम रिसीव हुआ है। और पहले कितना था 2019 में उसका 68.3, का मतलब उसका जो रेमिटेंसेस का वैल्यू है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, जबकि इंडिया का सिर्फ 0.2% रिड्यूस हुआ है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो रिड्यूस हुआ है, इसमें इसका कारण क्या है। सबसे ज़्यादा इसका कारण है यूनाइटेड अरब अमीरात से जो है रेमिटेंसेस कम हुए, UAE से रेमिटेंसेस कम हुए। ठीक है,
रेमिटेंसेस, ये तो रेमिटेंसेस इनफ्लो था, मतलब हम जो रिसीव करते हैं। अब जो पर्सन, जो हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स हैं, वो जो इनकम अर्न करते हैं और वो अपने कंट्री में भेजते हैं, वो $7 बिलियन है। तब हम 83 बिलियन रिसीव कर रहे हैं और -7 बिलियन हम भेज रहे हैं। तो हमारा, आप देख सकते हैं कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 70, दिस इज 76, ठीक है। 76 बिलियंस का हमको रिसीव हो रहा है नेट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ये रिमिटेंसेस आता कहाँ पर। आप सभी लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, ये हमारा खाता होता है, बेसिकली आप ऐसा समझिए कि हमारा खाता होता है इंडिया का, कि कितना हमारे पास उधार है, या या हमारे पास कितना एक्सेसिव पैसा है, ठीक है। या तो कोई आदमी उधार में होगा, ठीक है, या उसका उधार किसी और के ऊपर होगा, या इक्वल होगा। उधार इज इक्वल टू लेना इज इक्वल टू उधार देना, जितना आपने उधार दिया उतना उधार आपने ले रखा है, तो बराबर है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपकी रिकॉर्ड बुक, लेजर, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है, आप नाम से समझ सकते हैं, करंट का मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम देख रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारे खाते की क्या पोजीशन है। तो करंट अकाउंट में क्या आता है, ट्रेड इन गुड्स, मतलब कितना एक्सपोर्ट हमने किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। ट्रेड इन गुड्स में हमेशा हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, इसका मतलब हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है। मतलब हम हमेशा उधार में रहते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट विजिबल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक साथ देख लेते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज मतलब जैसे डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें, ठीक है। गुड्स क्या हो सकते हैं, जैसे कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें गुड्स होती हैं। तो सर्विसेज को हम नेट इनविजिबल्स बोलते हैं, ये दिखती नहीं है लेकिन इसके थ्रू अर्निंग होती है। उसके अलावा गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गई, उसके अलावा प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। फॉरेन कंट्री से कोई आपकी कंट्री में किसी रिलेटिव को भेज रहा है, तो वो हमारा रिमिटेंसेस हो जाएंगे। लास्ट होता है ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट। ये जो जो मैंने आपको अभी बताया, ये प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स था। अब ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स, ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब ये हो सकता है, मान लीजिए यूएस है, वो इंडिया को कुछ ग्रांट्स दे दे, ठीक है, आपके कोविड की वजह से बहुत परेशानी है, तो हम आपको $10 मिलियन दे देते हैं, जो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। मतलब इसमें वापस नहीं लेंगे, वो कोई डेट नहीं है ये, वो सिर्फ ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एफडीआई, एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, और ठीक है। उसके बाद आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस जैसे आप आईएमएफ से लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत स्मॉल, बहुत छोटे से इंटरेस्ट रेट पे, जैसे 3% या 2% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। कमर्शियल बोरोइंग्स, कमर्शियल बोरोइंग से मतलब ये हो गया। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब तो ये हुआ कि आपकी कंट्री में कोई क्राइसिस आई, जैसे कोविड की क्राइसिस आई, या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई डिजास्टर आया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो एजेंसीज हैं बहुत कम रेट्स पे आपको लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, लोन भी कर सकते हैं, फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कमर्शियल बोरोइंग्स का मतलब होता है कि जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया में है, वो बोरो कर रहा है, उसको कैपिटल की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है, तो वो बोरो करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर, तो बोलते हैं कमर्शियल बोरोइंग। देन मैंने आपको आईएमएफ का एग्जांपल दिया, उसी चीज को यहाँ फिर से लिख दिया है। एनआरआई डिपॉजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन यूपीएससी पे इस पे पूछा भी गया है, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट को हम कैपिटल अकाउंट में गिनते हैं, ठीक है। रिमिटेंसेस को हम करंट अकाउंट में करते हैं। याद रखिएगा, एनआरआई डिपॉजिट होता है कैपिटल अकाउंट में, और रिमिटेंसेस करंट अकाउंट में, ठीक है। और दूसरा ठीक है,
रुपी डेट सर्विस। रुपी डेट सर्विस का मतलब क्या होता है, जब आपके रुपी की वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी के विज विज चेंज होगी, ठीक है, तो उसी हिसाब से डेट जो है आपका वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसको जो सर्विसिंग क्या करते हैं उसको बोलते हैं रुपी डेट सर्विस, ठीक है। या अगर आपने, जैसे गवर्नमेंट ने कोई उधारी ली हुई है, ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल्स अगर ट्रेजरी बिल्स इशू कर रखे हैं, क्या होगा कि गवर्नमेंट को कभी ना कभी जिसके पास ट्रेजरी बिल जिसने लिया हुआ है उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं रुपी डेट सर्विस, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग। लो कॉस्ट एयर क्लीनर, ये एक स्मॉल इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये एक देखिए आप क्लासरूम बना रखी है, क्लासरूम बना रखी है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, हियर इज द टीचर हु इज टीचिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप जितनी भी खिड़कियां वगैरह बना दें, थोड़ा सा लेस वेंटिलेशन होता है क्लासरूम, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट क्लासरूम में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम थोड़ा होता है, ठीक है, और बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो बाकी बच्चों को इन्फेक्ट कर देगा। तो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने एक डिवाइस बनाया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर फैन लगा हुआ है, ठीक है, नीचे फिल्टर लगा है और सबसे नीचे कार्डबोर्ड है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये फैन क्या करता है कि जैसे मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है या एयरबोर्न वायरस है, ये फैन जो है उसको अपनी तरफ खींचता है, मीन्स ट्रांसमिट इन। अब जब खींचता है उसके बाद ये फिल्टर को ट्रांसमिट करता है, फिल्टर को ट्रांसमिट करने के बाद ये जो फिल्टर है उसको फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है और फाइनली ये जो है यहाँ से एग्जिट कर देता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म इसकी होती है। अब इसको इन्होंने रिसर्च के थ्रू ये पाया कि ये जो है हमारा जो हमारा वेंटिलेशन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, रूम में एक दरवाजा तो पक्का ही होगा, ठीक है, या खिड़की तो होगी, तो हमें इसको डोर या किसी खिड़की, बड़ी खिड़की के पास हमें इसको डिवाइस को प्लेस करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, या फिर हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास भी इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इन्फेक्टेड पर्सन है तो हम उसके पास भी इस डिवाइस को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ये डिवाइस क्या करेगा कि एयरबॉर्न वायरस को लेगा, फिल्टर करेगा और फ्रेश एयर को जो है ट्रांसमिट करेगा, ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांसमिट करने के बाद इस डोर के थ्रू या इस खिड़की के थ्रू बाहर इस हवा को फाइनली फेंक देगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा स्मॉल इंडियन इनोवेशन। देख लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि क्लासरूम्स में वेंटिलेशन सिस्टम अच्छे होते नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैंने कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दिया कि किस तरह से बनता है। सबसे पहले फैन होता है, उसके नीचे फिल्टर होता है, उसके नीचे कार्डबोर्ड फ्रेम होता है, और हम इसको कहाँ पर रखते हैं, HUV हॉरिजॉन्टल यूनिट वेंटिलेटर के पास रखते हैं। हॉरिजॉन्टल यूनिट वेंटिलेटर इज नथिंग बट अ डोर और यू कैन से टू बी अ विंडो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन क्या है और OCI पे क्या फर्क पड़ा। पहले देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन क्या है। फ्रेश रूल्स रिक्वायर प्रोफेशनल इन सर्टेन फील्ड्स। होम मिनिस्ट्री ने 4 मार्च को ये ऑर्डर दिया कि जो प्रोफेशनल ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जैसे जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स, वो इंडिया में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी, वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें वो होम मिनिस्ट्री को बताएगी, ठीक है। दूसरा उसने क्या कहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वो कोई सीट बुक करते हैं, मतलब वहाँ एडमिशन लेते हैं इंडिया में, तो वो NRI कोटा के अंडर में ही लेंगे, ठीक है, NRI कोटा के अंडर में लेंगे, वो नॉर्मल सीट्स पे नहीं जा सकते। अब हम देखेंगे कि इसके क्या नुकसान है इस स्लाइड के बाद, ठीक है। अच्छा, जो लोग डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेस, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स एंड चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, उनके लिए तो सब ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स,
इनको अपनी एक्टिविटीज के बारे में तो बताना ही बताना है कि वो क्या करते हैं। दूसरा, उनको स्पेशल परमिशन लेने की भी जरूरत है एमएचए से। मतलब आप बताएंगे तो है ही है कि क्या आप करते हैं, लेकिन आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी उससे पहले, उस काम को करने से पहले। ठीक है। और इसमें कौन कौन आते हैं? जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स आते हैं। ठीक है। डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें नहीं आते। ओके दोस्तों, अब ये स्पेशल परमिशन जब लेंगे तो एमएचए में लेंगे। एमएचए में भी किस डिवीजन से लेंगे उसको बोलते हैं एफआरआरओ। ठीक है, एफआरआरओ से ये परमिशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली होम मिनिस्ट्री ने ओसीआईज पे अपना कंट्रोल थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट कर दिया और बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इशू क्या है, इसमें क्या दिक्कत है लोगों को। उसमें दिक्कत ये है कि अगर इसमें किसी ने ये बोला है कि अगर ओसीआई स्टूडेंट ने एक हाई रैंक लाई है, जैसे एनईईटी, एनईईटी जो है मेडिकल के एंट्रेंस का एग्जाम होता है, अगर मान लीजिए मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में उसकी काफी अच्छी रैंक है, ठीक है, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि कई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में एनआरआई सीट है ही नहीं। और इससे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, एनआरआई कैन कुड क्लेम ओनली एनआरआई, मतलब एनआरआई सीट होगी तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं ले सकते। तो एक बंदा जिसकी बहुत अच्छी रैंक है, आप उसको डिवॉइड कर रहे हो, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटीज को किल कर रहे हो, वो क्यों नहीं एडमिशन ले सकता? क्योंकि वहां पर एनआरआई सीट नहीं। दूसरी चीज, आपको सभी को पता होगा कि एनआरआई सीट में एडमिशन लेना काफी महंगा होता है। एनआरआई सीट की जो प्राइस होती है, या आप कह सकते हैं जो कॉस्ट होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब इसमें से कई जो ओसीआईज हैं वो इंडिया में रहते हैं, के पास पासपोर्ट बाहर का है, लेकिन वो ज्यादातर कई लोग होते हैं जो इंडिया में रह करके काम कर रहे हैं। तो अब इनके पास इंडिया में जब ये आते हैं और इंडिया में काम करते हैं तो इतने पैसे कमा भी नहीं पाते, उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ओसीआई होने में क्या नुकसान है? वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास फॉरेन पासपोर्ट तो है, लेकिन ना उनको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिली, ठीक है, ना ही हम लोग उनको पूरी तरीके से इंडियन मानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीच में सैंडविच हो गए, और सैंडविच होने की वजह से ना उनको इंडिया की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है, ना फॉरेन कंट्री की तरफ से बेनिफिट। ओके दोस्तों, एनआरआईज को कोई नुकसान नहीं है। एनआरआईज में क्या है, वो लोग तो विदेश में काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, ठीक है, और उनको वहां के बेनिफिट्स भी कुछ मिल रहे हैं। लेकिन ओसीआईज को भी पैसा भी नहीं मिल रहा और कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों, अब ओसीआईज जो हैं क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत ये रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉन्क्रीट करना चाहते हो, सेक्शन 7B1 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अभी तक 37.72 लाख ओसीआई कार्ड्स इशू हो चुके हैं। इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है जिसके अगेंस्ट ये मैच्योर डिसीजन ले रहा है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। 35 लाख लोग इस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि व्हाट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खासा इंपॉर्टेंट है। तो एमएचए ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, डिफाइंस एन ओसीआई। ओसीआई कोई ऐसा पर्सन है जो कि सिटीजन था ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। तब मान लो मैं सिटीजन था अभी भी इंडिया का, और मैं अब चला गया बाहर और मैंने वहाँ का पासपोर्ट ले लिया। ठीक है, वहाँ का पासपोर्ट जैसे ही मैंने लिया, मान लीजिए यूएस में गया और यूएस का पासपोर्ट मैंने लिया, मैं यूएस का सिटीजन नहीं हूँ, मैंने पासपोर्ट बस लिया उसका। ठीक है, तो पासपोर्ट मिल गया, तो मैं ओसीआई के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर मैं चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड हूँ किसी ऐसे पर्सन का, तो भी मैं ओसीआई के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, कुछ लोग ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं हैं जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन कभी भी अगर आपके फादर या ग्रैंड फादर रहे होंगे तो आपको ओसीआई नहीं मिलेगी। ठीक है, 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, समय काफी इंपॉर्टेंट था और काफी न्यूज में भी था। उस समय इसको ओसीआई को पीआईओ से मर्ज कर दिया गया था। पीआईओ एक अलग कैटेगरी होती थी उस समय,
एनआरआई अलग होती थी और ओसीआई होती थी। ठीक है दोस्तों, तो पीआईओ और ओसीआई को उन्होंने मर्ज कर दिया। क्या अब क्या बेनिफिट्स होते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स को, मतलब हमने ओसीआई क्यों लेना चाहिए? ठीक? तो देखिए, सबसे पहला है कि इट ही कैन एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार वीजा लगाने का जो प्रॉब्लम होता है वो इसमें खत्म हो जाता है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स, और उनको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एफआरआरओ में बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप एनआरआई हैं और आप इंडिया में आते हैं, ठीक है, या अगर आपके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, तो आप जितनी बार भी इंडिया में आएंगे आप एफआरआरओ में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, अगर आप ओसीआई हैं 5 साल के लिए, ठीक है, तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये भी एक फायदा है, अगर आप इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप बन सकते हैं। ओसीआई के लिए अलग से स्पेशल इमाइग्रेशन काउंटर्स बनाए हुए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। ठीक है, तो वहां पर डिलेज भी कम होते हैं, तो कंफर्ट रहता है, ईज रहता है, ये भी फायदा है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं इंडिया में स्पेशल बैंक अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। दे कैन बाय नॉन फार्म प्रॉपर्टी, इज नॉट नॉन फार्म प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन फार्म प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ठीक है, वो अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर बनवा सकते हैं दोस्तों। तो ये फैसिलिटीज फॉरेन सिटीजन के पास नहीं है ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिर्फ ओसीआई के पास। ठीक है दोस्तों, लिमिटेशंस क्या है, मतलब ओसीआई पे कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हुई है। दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स नहीं, ना ही वो कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, मतलब वो आईएएस आईपीएस ये सारी चीजें नहीं बन सकती, और विदाउट गवर्नमेंट परमिशन वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं जाते। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जैसे आपके शेड्यूल्ड एरियाज, आईएलपी, इंटरनल इनर लाइन परमिट, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, बिना आप परमिट के वहां नहीं जा सकते नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कुछ ऐसे एरियाज में। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? ये तो लॉ हमने देखा कि 1955 सिटीजनशिप एक्ट है, जिसको हमने अमेंड किया 2015 में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 5 टू 11 पार्ट 2 में जो है वो सिटीजनशिप को डील करता है। ठीक है, लेकिन ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बताता। ये क्या बताता है कि जो 26 जनवरी 1950 के टाइम में सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे, मतलब ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता हूँ कौन से लोग सिटीजन ऑफ इंडिया थे 26 जनवरी 1950 के टाइम पे, जो लोग इंडिया में थे उसको इसने सिटीजनशिप दे दी। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, किस टाइप के लोग इंडियन सिटीजन होंगे, ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई क्या होंगे, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप एक्ट निकालें और उसके हिसाब से सिटीजन्स को कैटेगरी डिस्क्राइब करें, कौन लोग सिटीजन होंगे, कौन लोग सिटीजन नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्पुतनिक 5 शॉट्स टू बी अवेलेबल इन द इंडिया नेक्स्ट वीक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पुतनिक 5 एक रशियन वैक्सीन है। ठीक है, और क्योंकि इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए इंडिया को मजबूरन क्या करना पड़ा है कि उनको बाहर के कंट्रीज से हेल्प लेनी पड़ रही है। एक मिनट दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये शायद मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा, जस्ट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो स्पुतनिक मैंने आपको बताया था कि रशियन वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कमी के कारण हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि हम इसको बाहर से इंपोर्ट करें। ठीक है, इसके अलावा हम मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन जॉनसन को भी बोल रहे हैं कि जल्दी से भैया, ऐसा है इमरजेंसी यूज़ के लिए आप अप्लाई करो इंडिया में,
हम बैठे हुए हैं, हम आपको ऑथराइज करेंगे और आप जल्दी जल्दी जो है इंडिया में इंपोर्ट करके यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाएं। ठीक है, तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है हम आपको दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा मतलब हम इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं वैक्सीन को, के अलावा हम क्या कर रहे हैं कि आईपीआर वेवर के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा भी था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिल करके जॉइंट एप्लीकेशन दी है डब्ल्यूटीओ में आईपीआर वेवर के लिए। यूएस ने भी इसको सपोर्ट किया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज अभी इसमें रोड़ा अटकाए बैठे। ये दोस्तों एक और न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है वो आप 12 से 16 वीक्स के बीच में भी ले सकते हैं। पहले गाइडलाइंस थी कि आपको उसको 4 से 8 वीक्स के बीच में लेना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये आया है कि 12 से 16 वीक्स के बीच में भी आप इसे ले सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है SC/ST एक्ट। ये न्यूज़ कहाँ से आई? आपको पता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्टर हैं एक मुनमुन दत्ता, जिनको बबीता बोलते हैं। उन्होंने कुछ रिमार्क्स किए थे जिसकी वजह से इन्हें SC/ST एक्ट के अंडर में बुक किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या न्यूज़ थी, हमें पता होना चाहिए SC/ST एक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो SC/ST एक्ट था उसको हम बोलते हैं SC/ST एक्ट POA, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में सबसे पहली बार बनाया गया। ठीक है, और किस लिए? SC/ST एक्ट के अगेंस्ट, जो कि एक वीकर सेक्शन है, उनके अगेंस्ट जो क्राइम्स होते थे अपर कास्ट वाले करते थे, उसको रोकने के लिए, उसको डिटर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं हम। स्पेशल कोर्ट्स का, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन है, मतलब स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी। जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं कि उसमें तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग होता है, तो वहां पर अगर केस चलेगा तो 20-20 साल लग जाएगा। ये स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन है ताकि जल्दी जल्दी केस जो है आगे बढ़े। ठीक है, 2018 में इसका अमेंडमेंट आया था। ये दोस्तों, उससे पहले 2015 में भी एक अमेंडमेंट आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1989, देन 2015 एंड देन 2018। नेक्स्ट चलते हैं, इसके क्या क्या प्रोविजन है 2018 एक्ट में। इसमें काफी ना हो हल्ला भी मचा था। ठीक है, क्यों हुआ था ये देख लेते हैं। सेक्शन 18A क्या बताता है कि हमें एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी के अगेंस्ट शिकायत दर्ज करते हैं तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर उसमें पाया जाता है कि कुछ सच है इस एलिगेशन में तो एफआईआर दर्ज होती है, अदरवाइज नहीं दर्ज होती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले आपको कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरा इन्होंने बहुत ड्रास्टिक प्रोविजन बनाया है कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें मिल ही नहीं सकती। मतलब अगर किसी ने आपके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए SC/ST एक्ट में तो एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं ले सकते। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल इज अ डायरेक्शन टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं तो आप जाकर के एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर देते हैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में। लेकिन SC/ST एक्ट के अंडर अंडर कोई एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तीसरा जो ड्रास्टिक प्रोविजन ये है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो कि एक SI कह सकते हैं आप, सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है या इंस्पेक्टर लेवल का होता है। ठीक है, उसको किसी से भी, मतलब अपने किसी हायर ऑफिसर से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है किसी को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब वो किसी को भी किसी भी एलिगेशन पे अरेस्ट कर सकता है, तो किसी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं चाहिए। अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा जो एक पॉजिटिव चीज है वो ये है, एफआईआर फाइल्ड कैन बी क्वॉश्ड बाय द कोर्ट। थोड़ा सा एक रिलीफ दिया हुआ है कि एफआईआर जो अगर हो भी गई तो वो हाई कोर्ट जो है उसको क्वॉश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था SC/ST एक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स। जो हमारा दिन का लास्ट टॉपिक है दैट इज इन्फ्लेशन एंड CPI। ये पेज 6, ये गलत लिख गया, हिंदू, पेज 6 ऑफ हिंदू में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी अभी रिपोर्ट आई है NSO की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की। इन्होंने बोला है कि प्रोविजनल हेडलाइन इन्फ्लेशन स्लो टू अ 3 मंथ लो ऑफ 4.29%। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 4.29% हो, कम हुआ है। पहले कितना था ये? 7.22%। तो पिछले साल अगर हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे तो इट वाज 7.22% और इस साल 4.29%। इन्फ्लेशन तो कम हुआ है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। ठीक है,
और ये क्यों हुआ है? क्योंकि खान खाद्य पदार्थों के दाम गिरे हैं, फूड प्राइसेस के दाम जो हैं कम, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के अलावा इसने मार्च इंडस्ट्रियल आउटपुट का भी बताया है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ा है, 22.4% बढ़ा है पिछले मार्च से, मतलब मार्च 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो मार्च 2021 का इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो दोनों अच्छी खबर है, एक में महंगाई कम हो रही है और दूसरे में फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि सीरियल्स और वेजिटेबल्स जो हैं 2.96% हो गया, डिफ्लेशन हुआ है। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेयरी प्रोडक्ट हैज द सेकंड लार्जेस्ट वेट इन फूड एंड बेवरेज कैटेगरी। मतलब फूड, सीपीआई के अंदर आपको पता होगा, जैसे सीपीआई है तो सीपीआई के अंदर कई कैटेगरीज होती है, ये फ्यूल हो गया, ये फूड हो गया, ठीक है, ये आपका कोई और आइटम हो गया, जैसे कंज्यूमेबल आइटम हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, इस तरह के मतलब कैटेगरी होती है। हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी फैमिली कितना खर्चा कर रही है, फ्यूल पे कितना, फूड पे कितना, कंज्यूमेबल पे कितना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फूड आइटम के अंदर इस क्वाड्रेंट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट का सेकेंड हाईएस्ट वेट होता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अब दो अच्छी खबर है तो कुछ खराब खबर भी होगी। खराब खबर क्या है कि ऑयल और फैट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फिश मीट के प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है, ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ये आप सभी को पता है, तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो सीपीआई का अभी प्रोविजनल हेडलाइन है, मतलब प्रोविजनल मतलब अभी फिलहाल के लिए कोई फाइनल नहीं हुआ है, जब फाइनल हेडलाइन इन्फ्लेशन आए तो वो बढ़ा हुआ है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है बढ़े। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्फ्लेशन, महंगाई जब बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये होती कैसे? इंक्रीज इन डिमांड, या तो डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, या सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन हम 3 लेवल पे मेजर करते हैं, प्रोड्यूसर लेवल, होलसेल लेवल और कंज्यूमर लेवल। 3 लेवल्स पे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। प्रोड्यूसर लेवल वाला जो इंडेक्स है अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है। होलसेल लेवल वाले को हम WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको रिलीज कौन करता है? ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। WPI इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है हमारा सीपीआई। सीपीआई होता है रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे जिस इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं उसको सीपीआई बोलते हैं। 2014 से पहले हम जो मेजरमेंट करते थे इन्फ्लेशन का वो WPI से करते थे, लेकिन 2014 में आरबीआई ने सीपीआई को इन्फ्लेशन का मेजर मानने लगा। तो अब सीपीआई के हिसाब से वो इन्फ्लेशन को मान रहा है, उसी हिसाब से पॉलिसीज अपनी बना रहा है। इसको रिलीज कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि WPI रिलीज करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री रिलीज करती है, जबकि इसको सीपीआई को सीएसओ रिलीज करता है। अब सीपीआई की जरूरत क्यों पड़ी? इसके दो कारण थे। पहली चीज कि WPI में ना प्राइसेस ऑफ सर्विसेज नहीं काउंट होते, मतलब गुड्स तो काउंट होते थे लेकिन सर्विसेज को काउंट नहीं करते WPI में, इसलिए हम सीपीआई का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। दूसरा क्या था कि जब WPI मतलब होलसेलर, अब होलसेलर जो है टैक्स वैक्स लगा करके और प्रॉफिट अपना बुक करके रिटेलर को बेचता है, ठीक है, और रिटेलर जो है कंज्यूमर को बेचता है। तो ये एक लंबी साइकिल हो गई ना। अब क्योंकि लंबी साइकिल है तो बीच में क्या हुआ, प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहे हैं, तो ये महंगाई बढ़ गई। अगर हम होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखेंगे तो या कंज्यूमर के लेवल पे एक ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसके लेवल पे तो हमने महंगाई को नाप लिया, लेकिन कंज्यूमर के लेवल पे महंगाई को नापने के लिए हमें सीपीआई चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन सिंपली आप सीपीआई को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इस सीपीआई में से मैंने आपको बताया था सीपीआई में कई क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर मैं फ्यूल और फूड को
इसमें से निकाल दूं, फ्यूल और फूड को इस पूरे सीपीआई में से निकाल दूं, तो वो कोर इन्फ्लेशन बन जाए। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा इस चीज, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन आपने करना है, जैसे मैं हमेशा आपसे पूछता हूं, स्वामी फंड एक न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, या फाइनेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑयल प्रोजेक्ट्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फंड है, या स्टील सेक्टर से रिलेटेड? आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा आप लोग इस एक्सरसाइज को करें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, वेटिंग फॉर प्रीवियस लेक्चर आंसर, इट्स ऑप्शन बी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था साइक्लोन्स के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो उसमें मैंने आपको ऑप्शन जो दिए थे वो बोला था कि आपका लो प्रेशर होता है बीच में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, दैट वाज आल्सो करेक्ट। तीसरा ऑप्शन मैंने आपसे जो पूछा हुआ था वो ये था कि क्या अरेबियन सी में, ठीक है, इंडिया का मैप है, ये इंडिया है, इधर अरेबियन सी है, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। मैंने इसमें ऑप्शन ही पूछा था, क्या अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल से? तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली।